Hello everyone. Today we will study the effect of gestational diabetes on fetus, जिसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम। एंटीपार्टम टाइप में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि हमने पेडरसन हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था। पेडरसन हाइपोथेसिस में क्या हो रहा था कि जितना ग्लूकोज मदर के अंदर बढ़ता जा रहा था थ्रू द प्लेसेंटा, इट विल गोज टू बेबी, ठीक है, और वहां पर जाकर बेबी के पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ इंसुलिन इन फीटस। और वहां पर जब फीटस के अंदर इंसुलिन रिलीज हुआ तो इंसुलिन इज ए ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज होगा जो कि बेबी के अंदर ग्रोथ को बढ़ा देगा। बेबी के अंदर ग्रोथ को बढ़ाया तो क्या हुआ, मैक्रोसोमिक बेबी हो गया, मोर देन 3 kg के बेबी हो जाते हैं इसमें मोस्ट लाइकली। सेकेंड इज लार्ज फॉर डेट बेबीज होंगे। तीसरा क्या होगा, ऑर्गेनोमेगैली हो जाएगी। चौथा क्या हो जाता है कि अब इतना ज्यादा ग्लूकोज जो आ रहा है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी, तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। और हाइपोक्सिया होने की वजह से जो डिक्रीज ऑक्सीजन का लेवल है वो स्टिमुलेट करेगा किडनी को, जहां से एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। और एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, ब्लड के आरबीसी की फॉर्मेशन बढ़ा देगा और पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल इस तरीके से चलेगी। कभी भी ऐसे पेशेंट्स में जो गेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें कभी भी आईयूजीआर बेबी या सडन आईयूडी हो सकता है और अबॉर्शन के भी चांसेस होते हैं। तो ये एंटीपार्टम टाइम में ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंट्रापार्टम टाइम में। इंट्रापार्टम टाइम में हमने देखा था, पहले हमने मदर में देखा था प्रेगनेंसी के टाइम में लाइकर बहुत ज्यादा बन रहा था, पॉलीहाइड्रोमिनोज हो रहा था। आप प्रीवियस स्लाइड्स को देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज से कैसे कोरिलेट कर रही हूँ। पॉलीहाइड्रोमिनोज होने की वजह से जो एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग हो गई यूट्रस की, उसकी वजह से डिसफंक्शनल लेबर था, तो लेबर भी प्रोलॉन्ग हो जाएगी इंट्रापार्टम टाइम में, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर रहेगी। बेबी का साइज बड़ा हो गया है तो, और वो हमने बताया था कि मैक्सिमम जो सबक्यूटेनियस फैट का डिपोजिशन होता है वो शोल्डर्स पे हो जाता है। जब शोल्डर्स पे होगा तो ड्यूरिंग डिलीवरी शोल्डर डिस्टोशिया हो जाएगा, ठीक है, चांसेस हैं शोल्डर डिस्टोशिया होने के। और अगर शोल्डर डिस्टोशिया होता है तो ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे बेबीज में क्लैविकल फ्रैक्चर होने के या ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि इस तरीके से होगा, या इंट्रापार्टम एस्फिक्सिया हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पोस्टपार्टम टाइम में। पोस्टपार्टम टाइम में क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो होती है प्रॉब्लम नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया की। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हर नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी, जो फर्स्ट 12 आवर्स ऑफ लाइफ होता है बेबी का आफ्टर डिलीवरी, शुगर का लेवल डाउन होता है जो कि 50 to 60 mg/dl तक चला जाता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में के जो बेबी होते हैं उनमें 35 to 40 mg/dl तक चला जाता है। लेकिन अगर उसका लेवल लेस देन 25 mg/dl चला जाए तो इट विल बी ए ग्रेट कंसर्न फॉर द नियोनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि वो लोग सोचते हैं कि अब बेबी को जल्दी से जल्दी कैसे मैनेज करें। तो इसमें फीचर्स क्या आएंगे पेशेंट के कि बेबी फीड करना बंद कर देगा, लिथार्जिक हो जाएगा, वेट ड्रॉप होने लग जाएगा, कभी भी सडनली आईयूडी हो सकता, डेथ हो सकती है बेबी की, ठीक है। तो हम नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस देखेंगे कि इसमें ज्यादा होते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज में के बेबीज में, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होती है, कैल्शियम का लेवल और मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है इसमें गेस्टेशन डायबिटीज के बेबीज में। लेकिन अगर हम देखें कि टर्म और प्री टर्म से कंपेयर करें, अगर वो टर्म प्रेगनेंसी में हो रहा है तो कैल्शियम का लेवल लेस देन 8 mg/dl होता है। लेकिन अगर वो प्री टर्म डिलीवर हो गया बेबी तो उसमें लेस देन 7 mg/dl होता है, ठीक है। अब हम दूसरी चीज और क्या देखते हैं कि हमने पढ़ा था इसमें फिटल हाइपोक्सिया हो रहा था, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ रहा था, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ा था तो पॉलीसाइथीमिया हो रहा था, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब पॉलीसाइथीमिया ज्यादा हुआ है तो जितने ज्यादा आरबीसी बनेंगे उतने ज्यादा ब्रेक भी तो होंगे। जितने ज्यादा आरबीसी ब्रेक होंगे, हमने पढ़ा था आरबीसी किससे बनता है, हीमोग्लोबिन से, हीम प्लस ग्लोबिन, और जो हीम का पार्ट ब्रेक हो के क्या बनाएगा, बाइलिरुबिन बनाएगा। तो बाइलिरुबिन का लेवल इन बेबीज में बढ़ जाता है। जब बाइलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो जॉन्डिस के चांसेस होंगे, ठीक है। दूसरा, पॉलीसाइथीमिया हो रहा है तो हीम का जो कंटेंट है उसमें, हीम में क्या होता है, आयरन होता है। तो बॉडी के अंदर जितना बेबी के अंदर आयरन है वो आयरन का स्टोर भी डिप्लीट होने स्टार्ट कर जाता है। तो हम फर्दर कभी पढ़ेंगे कि उसमें जब हम न्यूरो के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि आयरन का यूज होता है ब्रेन के अंदर, तो न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज या कॉग्निशन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ऐसे बेबीज में, इम्पेयर्ड कॉग्निशन रहेगा, ठीक है।
और ऐसे बेबीज कभी भी सडन डेथ हो सकती है, ठीक है। ये मोर प्रोन टू नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस के लिए भी होते हैं, ठीक है। तो और दूसरी चीज, गेस्टेशन डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनके बेबीज में टाइप 2 न्यूमोसाइट लेस अमाउंट में होते हैं, या उनकी मैचुरेशन नहीं हुई होती या बहुत कम होते हैं। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट जो होते हैं वो सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब सर्फेक्टेंट कम बनेगा तो लंग्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसको हम कैसे असेस कर सकते हैं? बाय असेसिंग द लेमुलर बॉडी काउंट्स, या सर्फेक्टेंट रेशियो देख सकते हैं हम, या फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल का लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये इस तरीके से हम इसको असेस कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के कितने चांसेस हैं, और अगर ये प्रीटर्म बेबी है तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होंगे, ठीक है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज ऑन बेबी। उसके बाद हम उसमें ओवर डायबिटीज वो क्या होता है और कैसे उसका इफेक्ट होता है बेबी पे और प्रेगनेंसी में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज subscribe, share and comment on my channel. Thank you.